नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग जरा कोर्ट कचहरी की बात कर लें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि देश में सारी चीज़ें अब कोर्ट्स के द्वारा ही ठीक होंगी। लेकिन उस ठीक कोर्ट होने से पहले एक ऐसी बात जहाँ से मी लॉर्ड, माई लॉर्ड, हुजूर, ये सब जो कहा जाता है कि भाई ये लोग जो जज साहब लोग बैठे हैं वो कितना उन लोगों ने डिसअपॉइंट किया, वो भी एक बात बता दें। हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज थे जो अभी 17 जुलाई को जिनका जो रिटायर हुए, जस्टिस एस एन शुक्ला। जस्टिस एस एन शुक्ला साहब जुलाई 2018 में एक उनके अगेंस्ट एक जजमेंट आता है 3 जज की बेंच सुप्रीम कोर्ट में। वो जजमेंट आता है कि भाई इन्होंने एलिजिडली, मतलब ये तो कहा जाता है ना, ऐसा एलिज किया जाता है, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन में कुछ हेरा फेरी करने के चक्कर में इनका रोल ठीक नहीं है। और उस समय के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे दीपक मिश्रा साहब, उन्होंने प्रेसिडेंट को ये बाकायदा खत लिखा, लेटर लिखा कि ही शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम ड्यूटी, मतलब इनको जजी से हटा दिया जाए। इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल में भाई वो चीफ जस्टिस साहब लिख नहीं सकते थे, क्योंकि ये सब प्रेसिडेंशियल अपॉइंटी होते हैं। उस पर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद इसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई साहब जब थे तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लिखा जून 2019 में कि इनको इनके पद से हटा दिया जाए, क्योंकि इस तरह का आरोप और एलिगेशन है इनके ऊपर। और ये भी बता दूं कि इसी सब केस के संबंध में एक उत्तर प्रदेश के एक और जज थे, रिटायर्ड जस्टिस कुद्दुसी साहब, जो उत्तर प्रदेश भी रहे, छत्तीसगढ़ भी रहे, उड़ीसा भी रहे, बड़े नाम कमाए। उनको सीबीआई ने अरेस्ट भी कर लिया था, लेकिन एस एन शुक्ला का बाल बाका भी नहीं हुआ। इनसे जुलाई 2018 या अगस्त 2018 से जो चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश थे, उन्होंने इनसे सारे काम ले लिए थे, इनको कोई काम नहीं दिया गया था। मतलब ये बिना काम के 30 महीने तक हाई कोर्ट में इलाहाबाद बेंच में ऐसे ही बैठे हुए थे। मतलब रोज सुबह दफ्तर जाते थे, जिसको कहते हैं अपनी तनख्वाह जस्टिफाई करते तो आ जाते थे। अब चूंकि ये जज नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि अब मेरे ऊपर कोई वो जो होता है ना कंटेम्प्ट लगेगा, क्योंकि ये भाई साहब खुद ही ऐसे थे। लेकिन इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, माननीय ने, ये जमे रहे और 30 महीने तक इनको कोई काम नहीं दिया गया। और हमारी जो भी न्याय व्यवस्था है वो इतनी लाचार थी, और उसका कारण ये कहा जाता है कि शायद ये धार्मिक आदमी थे तो इनको भगवान राम ने बचा लिया। भगवान राम ने ये बचा लिया कि इनके यहाँ कथा कहानी सुनने कोई बड़े आदमी लोग आए थे, जिनको इनकी मतलब उस पर दस्तखत करना था जिससे ये इनकी प्रक्रिया शुरू होती। तो इनका गांव बगल में है, ऊंचाहार के आसपास, लखनऊ बनारस हाईवे पे पड़ता है, उसी के पास इनका गांव है। तो ये बड़े उन लोगों को भी अपने यहाँ ले जाते थे, एमपीज एमएलएस को, और वो बाद में बड़े पदों पे चले गए वो लोग। और उस वजह से ये कथा का मतलब भगवान का सत्संग और ये सब करते रहते, तो उसकी वजह से बच गए। तो ये तो हो गई हमारे जुडिशरी में एक हाई कोर्ट जज की, जो 2.5 साल तक बिना काम के रहा, तनख्वाह लेता रहा, रिटायर हो गया है, अब सारे बेनिफिट्स ले रहा है रिटायर्ड जज के। और रिटायर्ड जज के बहुत बेनिफिट्स होते हैं, पेंशन मिलेगी, सब कुछ रहेगा। अब आ जाए कि अभी जो आज कोर्ट बहुत एक्टिव है, सब चीजें लग रहा है कोर्ट में ही हो रही हैं। सबसे पहले राजस्थान की बात, सचिन पायलट साहब और अशोक गहलोत साहब के बीच में जो एक चीज द्वंद्व शुरू हुआ था, वो अभी तक सेटल नहीं हुआ है। राजस्थान हाई कोर्ट में वो लंबी बहस चल रही है। कल शाम तक, मंगल की शाम तक का स्टे भी है कि इन जो विधायक हैं जिनको ये नोटिस भेजा गया उनके अगेंस्ट कुछ ना हो। तरह तरह की बातें उसमें पूछी जा रही हैं, बहस अभी चली रही है। मैं जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी तक बहस कंक्लूड नहीं हुई थी, क्योंकि उसमें एक अभिषेक मनु सिंघवी सिर्फ एक बात बार बार कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये हमारे जो मतलब हरीश साल्वे साहब हैं या मुकुल रोहतगी साहब हैं, ये पहले से कैसे मान ले रहे हैं कि राजस्थान विधानसभा के स्पीकर गलत निर्णय लेंगे। वो कह रहे हैं भाई उनको निर्णय लेने दीजिए। अगर आपको ये लगता है कि वो गलत निर्णय है तो आप तो न्यायालय में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन पहले ही से आप ये क्यों मान ले रहे हैं कि जो राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी साहब हैं वो गलत निर्णय लेंगे।
और एट द स्टेज ऑफ इशू नोटिस के समय इस तरह की बात उठाना उनके हिसाब से ठीक नहीं है। ये अभिषेक मनु सिंघवी की दलील है। लेकिन मैं एक बात और जरा आप लोगों के साथ रूबरू कर लूं। एक राजस्थान से गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, केंद्र में मंत्री हैं। अब उनका ये कहा जा रहा है कि एलिजिडली फिर वही है, संजय जैन नाम के व्यक्ति हैं जो ये सब लगे हुए हैं तोड़ मरोड़ में, जिनको अरेस्ट भी कर लिया गया है। अब राजस्थान सरकार की वो जो भी विंग है वो ये बार बार कह रही है कि ये आवाज इनकी गजेंद्र सिंह शेखावत साहब की, जो मंत्री जी हैं। मंत्री जी कह रहे हैं मेरी आवाज नहीं है। तो भाई इसका वॉइस टेस्ट हो जाए, ये तो बहुत आसान सी चीज है। तो आप अपना वॉइस सैंपल क्यों नहीं दे रहे हैं? मतलब अगर आप इतने श्योर हैं, आपने ये बात नहीं की आपने, तो वॉइस सैंपल दे दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी। भाई एक कंट्रोवर्सी भी तो खत्म हो ना। आप अब मतलब वो दिन दूर नहीं है कि जब कैबिनेट में बैठ के, अब ये हम लोग देख ही रहे हैं, कैबिनेट में बैठे हुए हैं और इस तरह के आरोप लग रहे हैं और किसी को कोई शर्म नहीं है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर ये हाईकोर्ट में लंबा मामला खिंचता है या वहां कुछ नहीं होता है तो शायद अशोक गहलोत परसों बुधवार को असेंबली मतलब विधानसभा बुलाने की बात करेंगे। क्योंकि अगर एक बार विधानसभा बुला लेते हैं और वहां पे वोट देने की बात करते हैं, वहां व्हिप का उल्लंघन होता है, तो ये जो बचत है कि इनकी मेमोरी नहीं जाएगी, वो बचत शायद खत्म हो जाएगी। हालांकि वहां पे भी कुछ सब गड़बड़ है। प्रियंका गांधी उनसे बात किए जा रही हैं, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि मेरे पास और भी सबूत हैं, और ऐसा लगता है कि सबूत नहीं होते तो इतने आगे तक शायद अशोक गहलोत नहीं आते, ऐसा प्राइमा फेसी लग रहा है। और इन सारी चीज़ों में कभी कभी लगता है ना कि आपको एक लगता है कि कहीं कोई दिया है, कुछ एक आशा की किरण है। और वो आशा की किरण मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी भी कुछ लोग हैं। कैलाश मेघवाल जी जो भूतपूर्व स्पीकर रहे हैं विधानसभा, राजस्थान विधानसभा के, भाजपा के एमएलए हैं इस समय, उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है 17 जुलाई को, साइन बाय हिम है, और वो कह रहे हैं कि उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने साउंड बाइट भी दी है। और उनका कहना है कि जब इस समय कोरोना से और इन सबसे देश जूझ रहा है तो ये तोड़ फोड़ बहुत ठीक उन्होंने गलत बताया है। और उनका कहना है कि भाई पहले से इतने सालों से हम ये सब देखते आ रहे हैं, ये तोड़ फोड़ क्यों किया जा रहा है। और उनका ये बात में कांग्रेस पार्लियामेंट्री, अरे माफ कीजिएगा, भाजपा की जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें भी उठाऊंगा। भाई आप अभी कोरोना से लड़ने की बात करिए, सब करिए, आप ये क्या तोड़ फोड़ के चक्कर में लग गए हैं। तो ये तो हुई यहाँ के हाईकोर्ट की बात। अब सबसे माननीय के यहाँ पास सबसे बाद में चले सुप्रीम कोर्ट की बात। सुप्रीम कोर्ट में एक आज विकास दुबे इनकाउंटर वाला मामला एक आई है, जो पीओसीएल संस्था है, उसकी भी एक अपील है और कुछ लोगों ने और अपील की है, पिटीशन किया है। अब यहां पे जरा देखिए कौन कौन किसके वकील हैं। यहां पे तुषार मेहता जी तो उत्तर प्रदेश सरकार को कर रहे हैं, ठीक है। ये तुषार मेहता जी, मैं आपकी याद के लिए बता दूं, ये वही तुषार मेहता जी हैं जब सोहराबुद्दीन एनकाउंटर हुआ था तो ये एडिशनल एडवोकेट जनरल या एडवोकेट जनरल गुजरात सरकार के थे। तुषार मेहता जी अपनी दलील दे रहे हैं। उसके बाद वहां पे हरीश साल्वे साहब हैं जो डीजी पुलिस उत्तर प्रदेश की ओर से अपीयर हो रहे हैं और क्या क्या बातें कह रहे हैं। और इस पे सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस की उस पर बैठे हुए हैं, चीफ जस्टिस बोबडे की मतलब हैं और बाकी 2 जज हैं उनके साथ, वो बहुत साफ उन्होंने कहा है और उन्होंने गुस्से होकर कहा है। उन्होंने कहा है कि आप कुछ कहिए कि वो बहुत नामी वो था, गुंडा था और उसने इतने लोगों को मार डाला और ऐसे मार डाला, लेकिन जो स्टेट जिसके लिए आप अपेयर हो रहे हैं उसका काम है रूल ऑफ लॉ। ये स्टेट का काम है। आप कोई इस तरह से नहीं बात कर सकते कि कैसी आपको मार डाला। ये आप अगर स्टेट की तरफ से हो रहे हैं तो स्टेट का काम रूल ऑफ लॉ है, स्टेट का काम ये सब नहीं है। यही बात उन्होंने पुलिस के रेफरेंस में भी कही कि ये काम क्या होगा क्या नहीं होगा ये कोर्ट डिसाइड करेगी, ये आप कौन है निर्णय लेने वाले। और उन्होंने कोर्ट को भी नहीं बख्शा है। उन्होंने जस्टिस बोबडे ने अपने रिमार्क में कहा है कि विकास दुबे की बेल कैसे हो गई ये भी एक प्रोब होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं न्यायपालिका की कहीं चूक है। और उन्होंने बहुत सख्त रिमार्क दिए। उन्होंने कहा कि ये कोई स्ट्रेंज इंसिडेंट नहीं है उत्तर प्रदेश का, पूरा होल सिस्टम इज बीइंग लाइक दैट। उन्होंने पूरे सिस्टम पे ये बात कही है और ये सख्त है अगर आप इसको मानिए तो। अच्छा, उत्तर प्रदेश का अगर एक नया टर्म आया है कि रियल, ये इनकाउंटर जो है वो रियल है, मैन्युफैक्चर्ड नहीं है। तो क्या मैन्युफैक्चर्ड इनकाउंटर में कुछ होता है? मतलब या तो इनकाउंटर होता है या नहीं होता है। तो एक नया टर्म आ गया मैन्युफैक्चर्ड इनकाउंटर। खैर चलिए, अब हरीश साल्वे जी वहां बार बार ये कह रहे हैं कि इवन पुलिस पर्सन ऑल्सो हैव अ फंडामेंटल राइट।
और उनका कहना यह है कि अगर आपने कोई कमीशन बना लिया और जांच आयोग इस पे बिठा दिया तो पुलिस डिमोरलाइज हो जाएगी। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट सख्त है, उसने कहा है कि नहीं, ये किसी को नहीं होना चाहिए, और उसने कहा है कि एक आप तुरंत कमीशन बनाइए जिसमें एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, उन्होंने कहा सिटिंग जज को हम दे नहीं सकते हैं, हमारे पास ओवरवर्कड हैं हम, और एक रिटायर्ड डीजी पुलिस। और ये उन्होंने कहा है कि अच्छा हो ये लोग उत्तर प्रदेशी के हों, क्योंकि इलाहाबाद कोविड के चक्कर में लोग आना जाना नहीं पसंद करेंगे, तो ये दोनों रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और डीजी पुलिस उत्तर प्रदेश काडर के हों तो बेटर है। इन लोगों को कमेटी में रखिए और कमीशन की बात, कमेटी या कमीशन बना के इस पर प्रूव करिए। मैं चलते चलते ये देखिए, ये कमीशन और कमेटी ये सब बन जाएंगे, कोई सुप्रीम कोर्ट वाले साहब आ जाएंगे। मैं आपको जल्दी से दो कमीशन की बात बता दूं। एक, जब बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विध्वंस हुआ था तो एक लिब्राहन कमीशन अपॉइंट हुआ था, और वो शायद 10 ही दिन के अंदर 1992 दिसंबर में ही अपॉइंट हो गया था। और उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज साहब थे, उनसे ये कहा गया था कि भाई इसको 3 महीने के अंदर आप इस पे अपनी फाइंडिंग दीजिए, मतलब कमीशन इंक्वायरी 3 महीने में पूरी कर ले। कितने दिन लगे पता है? 3 महीने की जगह 17 साल लगे, 17 ईयर्स, 17 साल इस कमीशन चलता रहा। एक कमीशन की और याद दिला दूं, एक श्री कृष्ण कमीशन बना था बॉम्बे रॉयट्स और बॉम्बे ब्लास्ट के बाद 1993 में। उसने 5 साल बाद अपनी रिपोर्ट दी थी, 5 साल उसको भी लगे थे। और वो रिपोर्ट जब टेबल की जा रही थी हाउस में, तो उस समय शिवसेना के मुख्यमंत्री हमारे मनोहर जोशी साहब थे, उन्होंने उसी समय उसको रिजेक्ट किया था एज चीफ मिनिस्टर। लेकिन रिपोर्ट थी। आज 2008 से 2020 हो गया है, उस रिपोर्ट के आधार पर ही एक शिवसेना के भूतपूर्व एमपी थे मधुकर सरोबदार, उनको सजा भी हुई थी, लेकिन वो बेल आउट हो गए थे और उसके बाद उनकी नॉर्मल मृत्यु हो गई थी, सजा उन्होंने नहीं काटी थी। मैं कहना सिर्फ इस रेफरेंस में चाह रहा हूं कि आप कमीशन बिठा लीजिए, कमेटी बिठा लीजिए, तात्कालिक तौर पे लोगों का गुस्सा रह सकता है, लोगों की याददाश्त रह सकती है, लेकिन लोग भूल जाते हैं। कमीशन और कमेटी से मैंने तो नहीं देखा कि कहीं पे कोई बहुत इफेक्टिव जिससे कुछ हुआ हो। श्री कृष्णा रिपोर्ट आज तक लागू नहीं की है, आज तक उसके बहुत से रिकमेंडेशंस को नहीं माना गया है। तो इन सब कमीशन और इंक्वायरी को तात्कालिक रूप से लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए या उससे तो हो सकता है, लेकिन बाकी इसका कोई बहुत मतलब ये क्या अल्टीमेटली प्रूव होगा ये नहीं मालूम। अब चलते चलते एक जरा कोरोना की बात कर लें, क्योंकि जो देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है उसकी याद किसी को नहीं है। दुनिया में इस समय 1,46,00,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इन्फेक्शन कल 2,19,000 था, जो कंपैरेटिवली कम था। डेथ 4,316, ये भी कम थी कल डेथ। दुनिया की बात हो रही है, 6,09,000 लोग अब तक की मृत्यु हो चुकी है। हिंदुस्तान में, भारत में इसने रफ्तार पकड़ ली है। 11,19,412। कल का इन्फेक्शन ऑल टाइम हाई 40,243। अब हम 40,000 की रेंज में पहुंच रहे हैं। डेथ कल 675 हुई थी। और इस समय जब हम आपसे ये बात कर रहे हैं तो एक्टिव केसेस 3,91,000 के आसपास हैं। तो अब हम ज़्यादा एक्टिव केसेस हो गए हैं हमारे पास। हमें हैंडल करने में भी अब मुश्किल आ रही है, क्योंकि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है। मेरे हिसाब से देश में इस समय इस पर कोई विमर्श और बातचीत होनी चाहिए। सरकार की तरफ से कुछ बताना चाहिए कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, क्योंकि लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, फिर वो अनलॉकडाउन, फिर कंटेनमेंट एरिया, फिर रिस्ट्रिक्टेड एरिया, फिर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। कन्फ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है, कौन सा टेस्ट होगा, कौन सा टेस्ट नहीं होगा, कोई ये टेस्ट है, कोई वो टेस्ट है, किसी समझ नहीं आ रहा है। एक कॉमन गाइडलाइन, कॉमन सरकार की तरफ से अगर आएगी तो सबको समझने में भी आसानी रहेगी कि कहाँ पहुँच रहे हैं, क्या हो रहा है। घर में रहिए, सेफ रहिए, जैसा कहा जा रहा है जो भी इम्यूनिटी बढ़ाइए, ये सब कोशिश करते रहिए। लेकिन मेन चक्कर ये है कि जितना बाहर कम से कम निकलेंगे उनका उतना ही इन्फेक्शन होने की संभावना कम है। तो प्लीज़ स्टे इंडोर एंड बी सेफ। थैंक यू।